तो चलिए आज बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत का वो आखिरी और सबसे बड़ा जनसंघर्ष था जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी। तारीख थी 8 अगस्त 1942 और महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया, करो या मरो। उन्होंने कहा, हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। बस इन शब्दों ने, आप समझिए, पूरे देश में आजादी की एक ऐसी आग लगा दी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन अंग्रेज भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने इस आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचलने के लिए एक सीक्रेट 3 स्टेप का प्लान बना रखा था। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल सामने आता है। सोचिए, अगर सारे बड़े नेता आंदोलन के पहले ही दिन गिरफ्तार हो गए तो फिर यह आंदोलन 1857 के बाद का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर विद्रोह बना कैसे? ये चला कैसे? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 2 साल पीछे। हमें उन घटनाओं को समझना होगा जिनकी वजह से करो या मरो का नारा देना जरूरी हो गया था। देखिए, उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों को भारत के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने भारत का साथ पाने के लिए कई ऑफर दिए, पहले ऑगस्ट ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन, लेकिन कोई भी बात बन नहीं पाई। और बात क्यों नहीं बनी? वजह बिल्कुल साफ थी। अंग्रेज कह रहे थे कि युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब आज़ादी, लेकिन हमारे कंट्रोल में। और कांग्रेस की एक ही मांग थी, हमें चाहिए पूरी आज़ादी, और वो भी अभी, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो जब सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, तब इस आंदोलन की कमान संभाली देश के आम लोगों ने। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसका कोई एक बड़ा चेहरा नहीं था, साधारण लोग ही इसके असाधारण हीरो बन गए। और इन्हीं हीरोज में से एक थीं सिर्फ 22 साल की उषा मेहता। सोचिए, उन्होंने ब्रिटिश सेंसरशिप को चकमा देने के लिए एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया। नाम था कांग्रेस रेडियो। इसका मकसद था क्रांति का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाना। उषा मेहता ने बाद में खुद कहा था, जब हर तरह के न्यूज़ पर बैन लगा हो, प्रेस का गला घोंट दिया गया हो, तब एक ट्रांसमीटर ही विद्रोह का मैसेज दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है। उनका ये खुफिया रेडियो ही सच पहुंचाने का जरिया बन गया था। और सिर्फ युवा ही नहीं, बंगाल में 72 साल की एक महिला थीं, मातंगिनी हाजरा। लोग उन्हें प्यार से बूढ़ी गांधी कहते थे। उन्होंने 6000 लोगों की एक विशाल रैली को लीड किया। सोचिए, 72 साल की उम्र में ये जज्बा। मतलब ये आंदोलन हर तरफ फैल चुका था। कॉलेजों में स्टूडेंट्स ने हड़ताल कर दी, बॉम्बे और जमशेदपुर की फैक्ट्रियों में मजदूरों ने हफ्तों तक काम बंद कर दिया, गांव में लोगों ने रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए, टेलीग्राफ के तार काट दिए, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस जैसे जो भी ब्रिटिश राज के सिंबल थे उन पर हमले हुए। अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी जैसी नेत्रियों ने अंडरग्राउंड रहकर मोर्चा संभाला, तो वहीं जयप्रकाश नारायण जेल तोड़कर लड़ाई जारी रखने के लिए बाहर आ गए। ये बगावत इतनी बड़ी थी कि उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने लंदन में विंस्टन चर्चिल को चिट्ठी लिखकर कहा, मैं यहां 1857 के बाद से अब तक के सबसे गंभीर विद्रोह का सामना कर रहा हूं। यह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। ऐसा नहीं था कि हर कोई भारत छोड़ो के नारे के साथ था। भारत के अंदर ही कुछ बड़े और प्रभावशाली संगठन थे जिन्होंने इस आंदोलन से दूरी बना ली, जैसे हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस वक्त बंगाल सरकार में मंत्री थे। उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा कि जो कोई भी युद्ध के दौरान लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करे, सरकार को उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा अंग्रेजों से चर्चा की कि इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए। और ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत स्टैंड नहीं था। हिंदू महासभा ने उस वक्त अंग्रेजों के साथ प्रतिक्रियात्मक सहयोग यानी रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन की रणनीति अपनाई थी। इसके तहत पार्टी के बड़े नेता वी.डी. सावरकर ब्रिटिश वॉर एफर्ट में सक्रिय रूप से सहयोग करने की वकालत कर रहे थे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, और दूसरी तरफ थे वी.डी. सावरकर, जो भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कैंपेन चला रहे थे। नेताजी ने इस आंदोलन को भारत का अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा, तो सावरकर ने इसे सिद्धांतहीन बताकर किसी भी सहानुभूति के लायक नहीं समझा। खैर, देश के अंदर भले ही अलग अलग विचार थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी की तरफ एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली थी जिसे अब रोकना किसी के बस में नहीं था। इसका असर पूरी दुनिया में हुआ।
अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि वो भारत की मांगों पर ध्यान दे। खुद ब्रिटेन की जनता में भारत की आज़ादी के लिए समर्थन बढ़ने लगा और 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में ही वादा कर दिया कि वो कॉलोनियों को आज़ाद करेंगे। और फिर वही हुआ। जुलाई 1945 में लेबर पार्टी चुनाव जीत गई, जेल में बंद कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया और इसके सिर्फ 2 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर ली। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक ऐसे आंदोलन की विरासत क्या है जो सफल ही इसलिए हुआ क्योंकि उसके सारे नेता हटा दिए गए थे। शायद यही कि भारत छोड़ो आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि आज़ादी की मांग किसी एक पार्टी या नेता की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आम लोगों की अपनी आवाज थी। ये इस बात की मिसाल है कि जब जनता खुद उठ खड़ी होती है तो बदलाव को कोई नहीं रोक सकता।